चलिए अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ने वाले हैं, दोनों सदनों की संरचना क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा की संरचना के बारे में, ठीक है। देखिए, चलिए पैराग्राफ पैराग्राफ करते हैं इसको। हाँ, यहाँ तक छोटा सा एक पैराग्राफ है, पहले इसे पढ़ते हैं फिर आएंगे उसमें, ठीक है। देखिए, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। राज्यसभा की कितनी संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा में? तो 250 अधिकतम संख्या हो सकती है। कहाँ पर हो सकती है? राज्यसभा में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसमें से अगर 250 सदस्य ही मौजूद हैं राज्यसभा में, ठीक है, तो इसमें 238 सदस्य कहाँ से? राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। कौन होगा? 250 में, कितने में? 250 में आपके कितने? इस 250 में 338 सदस्य कहाँ कहाँ से होंगे? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। और कैसे होते हैं वो? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। जनता इनको चुनती नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ में हमने यहाँ तक देखा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अगला पैराग्राफ कुछ यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है। इसमें क्या कहा जा रहा है? वर्तमान में राज्यसभा में, वर्तमान समय में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। 250 में कितने सदस्य? 5 सदस्य कम है इसमें, ठीक है। अच्छा, 245 अगर सदस्य वर्तमान में हैं तो इनमें से 225 जो सदस्य हैं वो राज्यों के द्वारा हैं, ठीक है। राज्यों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि इसमें 8 संघ राज्य क्षेत्रों से चुने गए हैं, जो संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा जो बचते हैं तो राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति इसके अलावा नहीं, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों के द्वारा, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन ये निर्वाचित होते हैं राज्यों के द्वारा, ठीक है। ये भी निर्वाचित होते हैं, लेकिन 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। आई होप यहाँ से इस पैराग्राफ को और यहाँ से इस पैराग्राफ को समझने में दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं अगले पैराग्राफ में। अगले पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि संविधान की चौथी अनुसूची, जब आप संविधान की चौथी अनुसूची, 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, इसमें चौथी अनुसूची जब आप खोलेंगे, इसे देखेंगे, तो क्या पाएंगे उसमें कि राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो अगला आपका पैराग्राफ है कुछ यहाँ तक है, ठीक है, इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें बताया गया है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन, जो राज्यों में, ठीक है, राज्यसभा में राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन कहाँ से होता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करता है? राज्य के विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं सदस्य, ठीक है। चुनाव कैसा होता है इनका? अनुपातिक पद्धति, प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इसके या इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में क्या होती है?
अलग होती है। उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से कितने 31 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं, ठीक है, या निर्वाचित होते हैं, और आधार क्या है, जनसंख्या है इसका, ठीक है। चलिए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। जबकि क्या होता है यहाँ पे, त्रिपुरा से एक सदस्य है। यूपी में कितने हैं, यूपी में सबसे ज्यादा है, 31 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित हैं, जबकि त्रिपुरा से कितने हैं, केवल एक सदस्य हैं। जनसंख्या कम होने के कारण त्रिपुरा से कितना है, एक ही सदस्य का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका में जो सीनेट है, सीनेट जो अमेरिका का है, वह अपने इंडिया के राज्यसभा के समतुल्य है। तो सीनेट में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है, बल्कि बराबर होता है। अर्थात अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें मिली हुई हैं, 2 सीटें प्राप्त हैं। ओके, इस पैराग्राफ में समझने में कोई दिक्कत है नहीं फिलहाल, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है, इसे देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है। तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रत्येक प्रतिनिधि, कहाँ पे, राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रत्येक प्रतिनिधि किस कार्य के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल निर्मित किया जाता है, उसके द्वारा ये चुने जाते हैं। यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ठीक है। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ कितने, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें से केवल 3 में से कौन, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की प्रतिनिधि राज्यसभा में है। बाकी 5 जो बचते हैं उनकी जनसंख्या तुलनात्मक रूप से क्या है, काफी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, यहां से हम यहां तक देखेंगे, ठीक है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य, ठीक। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने, 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें कहाँ पे, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी सीनेट में, कहाँ पे, अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। अमेरिकी जो सीनेट है, अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका के संसद के जो उच्च सदन है उसको सीनेट कहते हैं। और इस सीनेट में क्या है कि कोई नामित सदस्य नहीं है। जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है, अमेरिका की संसद में जो सीनेट है उसमें कोई नामित सदस्य नहीं मिलता है, ठीक है। इस पैराग्राफ में हमें क्या क्या क्लियर हुआ कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को नामित करता है, जिन्हें कहाँ पे, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे विषयों में विशेष ज्ञान होता है, ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इसे हम देखते हैं यहाँ से कहाँ तक है पैराग्राफ, एक यहाँ से छोटा सा है, इसे देख लेते हैं पहले। कहा क्या जा रहा है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी, 550 निर्धारित की गई है। 550 से लोकसभा में ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। 530 कहाँ से होंगे, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे। जबकि 20 संघ शासित क्षेत्रों या संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। अगर लोकसभा में संख्या 550 है तब
अब बात करते हैं कि वर्तमान में कितने हैं भाई। तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। इनमें से 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं। लोकसभा में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है बताया गया है। यहाँ पे हम यहाँ तक ये पैराग्राफ है आपका, इस पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों की विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र को में बांट दिया जाता है किसी भी राज्य को, और वहां के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कौन निर्वाचित होता है? तो जो सदस्य होते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र कितनी 18 वर्ष से अधिक और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है उसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक संशोधन किया गया था 61 नंबर का संशोधन हुआ था। ये अधिनियम कब संशोधित किया गया? तो 1988 द्वारा। क्या कहा गया? मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटा दिया गया और कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष? 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, अच्छा, इतना ही यहाँ पे हमें पढ़ना था इस पॉइंट पे। अगला हम चलते हैं इसमें। यहाँ तक ये आपका पैराग्राफ है, इसे पढ़ते हैं पहले। देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। तो कहा क्या जा रहा है कि संविधान ने किसको? संसद को संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है कि भाई आप केंद्र शासित प्रदेशों से जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनने के लिए विधि आप बना सकते हैं। कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने ये देखा। इसके बाद हम देखते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपका मनोनीत सदस्य। 2020 से पहले राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित करते थे। यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता था तब करते थे। मूल रूप से यह प्रावधान केवल कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए, अर्थात 1960 तक के लिए प्रभावी था। लेकिन क्या किया गया? 2020 तक 2020 तक विस्तार किया गया, और ये विस्तार कब किया गया? तो 2009 में किया गया। और कौन से संशोधन के माध्यम से किया गया? तो 95 नंबर का संविधान संशोधन आया था। ठीक है, उस अधिनियम के माध्यम से अगले लगभग 10 वर्षों के लिए मनोनीत करने के जो अंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य होंगे उस विधि को, उस परंपरा को बढ़ाया गया था। लेकिन 104 नंबर का जो संशोधन हुआ है, अधिनियम आया है कब? 2019 में। तो इसने क्या किया है? इस प्रावधान के संचालन को आगे नहीं बढ़ाया गया है। किस प्रावधान की? जो अंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उन सदस्यों को अब मनोनीत नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि दूसरे शब्दों में संशोधन ने नामांकन द्वारा लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व के इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। नतीजतन यह प्रावधान 25 जनवरी 2020 से प्रभावी नहीं रहा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद में कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सीटों का आवंटन इस तालिका में दिया गया है। तो ये तालिका संख्या उसमें आप देख लीजिएगा, इसी बुक के पीछे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे
अगली वीडियो पे रखते हैं लोकसभा की चुनाव प्रणाली। ठीक है, वीडियो छोटी रहेगी, ठीक है, तो मुझे अपलोड करने में दिक्कत भी नहीं होगी और क्लियर एक एक करके वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ते भी जाएंगे। तो वीडियो यहीं पर रहने वाली है, अगली वीडियो पे मिलेंगे। पार्ट नंबर हम 3 पे मिलने वाले हैं। ठीक है।